हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं इतिहास का नेक्स्ट वीडियो लेकर। इसमें हम लोग 200 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना रिवीजन कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? भक्ति को। बिल्कुल। तो वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा महत्व भक्ति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद। बिल्कुल, हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। बिल्कुल, उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा उनकी माता का नाम क्या था? अमीना। बिल्कुल, उनकी माता का नाम अमीना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईसा पूर्व हीरा नामक गुफा। बिल्कुल, 610 ईसा पूर्व में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त होता है हीरा नामक गुफा में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी? खदीजा नामक विधवा के साथ पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद की पुत्री और दामाद का नाम क्या था? फतीमा और अली हसन। बिल्कुल, उनकी पुत्री का नाम फतीमा था तथा उनके दामाद का नाम क्या था? अली हुसैन था। अगला क्वेश्चन है कि देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित की है? अरबी भाषा में। ठीक है, देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित की थी? तो अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना। बिल्कुल, याद रखेंगे उन्हें दफनाया गया था कहाँ पे? तो मदीना में। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि मोहम्मद साहब को न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? अली। बिल्कुल, मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी अली को मानते हैं, जो कि उनके क्या थे? दामाद थे। अगला क्वेश्चन है कि अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता था? शिया। बिल्कुल, जो अली के शिक्षाओं में विश्वास करते थे उन्हें शिया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है कि अली की हत्या कब हुई? 661 ईस्वी। बिल्कुल, 661 ईस्वी में अली की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन बताएगा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। बिल्कुल, पैगंबर मोहम्मद साहब के जितने भी उत्तराधिकारी हुए उन्हें खलीफा के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि इस्लाम में खलीफा का पद कब समाप्त किया गया? 1924 में। 1924 ईस्वी में इस्लाम में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खलीफा के पद को किस शासक ने समाप्त किया? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा। तुर्की का एक शासक था जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, और मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया कि खलीफा का पद को समाप्त कर दिया। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन को कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन सोनू जी बताइए कि ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक एक स्थान था जहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। बिल्कुल, 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस। बिल्कुल, क्रॉस ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह माना जाता है क्रॉस। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुष्ट जो थे पारसी धर्म के क्या थे? पैगंबर थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक। बिल्कुल, पारसी धर्म के जितने भी अनुयायी हुए उन्हें अग्नि पूजक कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? जीवक को। राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है। बिंबिसार ने किस किस से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? कौशल नरेश की बहन माँ कौशल्या और वैशाली के नरेश चेटक की बहन पुत्री चेल्या और एक भद्र नरेश राजकुमारी छेमा। याद रखेंगे कि बिंबिसार ने 3 शादी की थी। पहला महाकोशला से जो कि प्रेसेंजेट की बहन थी, दूसरा शादी वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से की थी तथा तीसरा शादी की थी राजकुमारी छेमा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि किसकी सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी? किसके सहायता से? वर्षाकर की सहायता से अजात शत्रु ने क्या किया कि वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था? उदयन किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म या बौद्ध धर्म? जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन बताइए कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदर्शक। ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। बहुत अच्छा। किस प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण से प्रारंभ और प्रतीक माना गया? उत्तरी काले रंग के। उत्तरी काले और पॉलिशकृत बर्तन को भारत में द्वितीय
भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनानी लेखक के द्वारा किसे अग्रमिज या जैंड्रोमिज कहा गया है? घनानंद को अग्रमिज या जैंड्रोमिज कहा गया है यूनानी लेखकों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? डेरियस या दरावाह प्रथम। ठीक है ना, डेरियस प्रथम ने क्या किया कि भारत के हकमनी प्रांत को जीतकर उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। बिल्कुल, अवंती नरेश प्रबोध का तबियत खराब हो गया था और उन्हीं के लिए चिकित्सा को ठीक करने के लिए जीवक को भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? बिल्कुल, शिशुनाग ने क्या किया था कि अवंती पर विजय प्राप्त करके उसे मगध का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। सिकंदर का शिष्य कौन था? सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर किसका शिष्य था? अजात शत्रु भले अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, आप बताइए कि सिकंदर के सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिकंदर के जल सेनापति कौन थे? निडियाकस। बिल्कुल, सिकंदर के जल सेनापति निडियाकस और थल सेनापति सेल्यूकस। ठीक है, अच्छा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। बिल्कुल, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। ठीक है, अच्छा, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। बिल्कुल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सोनू जी बताइए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पन। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए थे? काबुल, गंधार, खैरात और एगो काबुल, गंधार, हेरात और मकरा। ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। ठीक है, आप क्वेश्चन बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? एपियानस में किया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एपियानस में किया गया है। ठीक है, किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे? प्लूटार्क के अनुसार ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था। ठीक है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? बिल्कुल, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी। बिल्कुल, सड़क निर्माण अधिकारी जो होते थे उसे मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ महीने से। बिल्कुल, यानी कि जुलाई महीने से मौर्य काल का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? बिल्कुल, मेगास्थनीज ने एक लाइन बोला था कि जो भारतीय थे ये लिखने की कला नहीं जानते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्ट्रेबो के अनुसार सीरियस नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था? डाइमेकस। बिल्कुल, याद रखेंगे, डाइमेकस नामक एक राजदूत को स्ट्रेबो ये मानता है ना। स्ट्रेबो के अनुसार अगर देखा जाए तो जो सीरिया के नरेश थे एंटियोकस, वो बिंदुसार के दरबार में अपना एक राजदूत भेजे थे जिनका नाम क्या था? डाइमेकस था। अगला क्वेश्चन बताइए कि बिंदुसार के शासन काल में कहाँ हुए 2 विद्रोह का वर्णन है? तक्षशिला। बिल्कुल, जब बिंदुसार शासन कर रहा था ना तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? पहले सुसीम, उसके बाद अशोक। बिल्कुल, पहले सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम विद्रोह के दमन नहीं कर सके तो उसके बाद अशोक ने जाकर तक्षशिला में हो रहे विद्रोहों का क्या किया? दमन कर दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा कि एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I से क्या भेजने की प्रार्थना की थी? दार्शनिक और 2 अंजीर और एक मंदिर। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया नरेश के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर तथा दार्शनिक भेजने की मांग की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। बिल्कुल, आक्रमण के समय कलिंग राज्य की राजधानी तोसाली थी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं के नाम क्या थे? कर्ज, बिल्कुल, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। तो बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा स्थित है और याद रखेंगे चारों के नाम क्रमशः कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों का कौन सा गुफा प्रदान की थी? नागार्जुन की गुफा। बिल्कुल, नागार्जुन की गुफा को अशोक के जो पौत्र थे दशरथ ये क्या किए थे? आजीवकों को प्रदान किए थे। अच्छा, अशोक की माता का नाम क्या था?
सुभद्रांगी। अशोक की माँ का नाम था सुभद्रांगी, इसको भी याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। बिल्कुल याद रखेंगे आपको, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है। अशोक के अभिलेखों से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि। याद रखेंगे कि अशोक के अभिलेख क्रमशः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में पाए गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख या अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहला में, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। चलिए, अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? 13वें अभिलेख में। बिल्कुल याद रखेंगे कि अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में किया गया था और इसी युद्ध के बाद अशोक ने अपना धर्म हृदय परिवर्तन किया था और बौद्ध धर्म को क्या किया था? अपना लिया था। ठीक है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां। बिल्कुल, अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। ठीक है। आप बताइए सोनू जी कि अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है? अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है? सारे कुछ हैं। हाँ, सार एकूना जो कंधार में है, तो सार एकूना जो कंधार में है ना, ये इसमें ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल। अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। बिल्कुल, अशोक के समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। आप बताइए कि प्रांतों के प्रशासक को क्या कहते थे? प्रांतों के प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय, कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहा जाता था। ठीक है इनका जवाब। अगला क्वेश्चन बताएंगे सोनू जी कि अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? 10। बिल्कुल, 10वां भाग वसूला जाता था। अशोक के समय बिक्री कर के रूप में कुल बिक्री का 10वां भाग वसूली जाती थी। ठीक है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। बिल्कुल, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक कहा जाता था। मतलब कि जो भूमि बिना वर्षा के भी अच्छी फसल दे देती थी उन्हें अदेव मात्रक भूमि कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? रूप जीवा कहा जाता था। जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को जो महिला अपना लेती थी उसे क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहा जाता था। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारू। तो अशोक अपने कारुबाकी से बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत अच्छा है। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र देखने को मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाले अभिलेख कौन से हैं? रुद्रदामन का। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सहगोरा का अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? अंतगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से हुन आक्रमण की जानकारी सबसे पहले मिलती है। ठीक है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का। बिल्कुल, प्राचीनतम जो सिक्के होते थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है। बताइएगा प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? बिल्कुल, प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में कसारपण कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? यवन शासकों। बिल्कुल, सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा बिस्टी क्या है? बिस्टी क्या है? सोनू जी का क्वेश्चन है। बिस्टी क्या है? बिस्टी मौर्यकालीन बेगारी है। मौर्यकालीन बेगारी को बिस्टी कहकर संबोधित किया गया। ठीक है। बताइएगा कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? भद्रबाहु के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। बताइएगा शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ? विदिशा को स्थापित किया था शुंग शासकों ने अपनी राजधानी। ठीक है। बरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 बार। बिल्कुल, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ कराए? पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। बहुत अच्छा। ठीक है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का। बिल्कुल, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए। देवभूति। ठीक है। देवभूति की हत्या कब और किसने की थी? 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने किया था। बहुत अच्छा। ठीक है। सुशर्मा की हत्या कब और किसने की? 25 BC 28 BC में सिमुक ने की थी। बहुत अच्छा।
महावीर स्वामी ने अपने संघों के 11 गणों में बांटकर चतुर्थ विश्व संघ की स्थापना की थी। कहाँ पे? चतुर्थ विश्व संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ पर की थी? 11 गण धर्मों में बांटकर। पटना में, पावा में। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थित रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात। बिल्कुल गुजरात राज्य में है, ठीक है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी। बिल्कुल, वैदिक युग में अनस बैलगाड़ी का परिचायक था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासक था। फुतुह ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तुगलक। बिल्कुल, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। बताइएगा कि कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। बिल्कुल, फिरदौसी एक सूफी संप्रदाय था जो कि बिहार में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन में कराया गया था? पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश के शासन में महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। कौन सा? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर है, ठीक है। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? गुजरात। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा अवशेष गुजरात राज्य में ही प्राप्त हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना गया है? लुम्बिनी। बिल्कुल, लुम्बिनी को बौद्ध धर्म का जन्म स्थली माना गया है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? बीजापुर के राज सेवा में थे, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर में। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और यहाँ से कालीबंगा मिला है, जहाँ से काली चूड़िया भी मिले हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मगहर की घोषणा की थी? अकबर ने मगहर की घोषणा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था और इसे किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां और उसमें जो है मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। याद रखेंगे दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया है, लेकिन लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाया है उनके पुत्र औरंगजेब ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला लिया? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दीवान एकोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? कृषि विषय से संबंधित था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? भारतीय भाषा में अखबार को प्रकाशित न समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क। बिल्कुल, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? बहमनी और विजयनगर, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में दो साम्राज्यों का उदय हुआ था, जो कौन सा क्या थे? विजयनगर और बहमनी। खनावा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। याद रखेंगे 1527 में खनावा का युद्ध हुआ था और इसमें बाबर ने क्या किया था कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा को बुरी तरह से पराजित किया था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो दास वंश का अंत करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया था? खिलजी वंश की स्थापना की थी। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो शासकों ने आमंत्रित किया था? दौलत खान लोदी और आलम खान। बिल्कुल, तो भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को आमंत्रित किया गया था दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी के द्वारा। 1757 ईस्वी में अलीगढ़ की संधि किन के मध्य हुए थे? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। बिल्कुल, याद रखेंगे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 ईस्वी में अलीगढ़ की संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि किस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसी के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों विद्यमान थे? अंगुत्तर निकाय। बिल्कुल, अंगुत्तर निकाय से यह पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में क्या हुए थे?
16 महाजनपद। छठी शताब्दी में ईसा पूर्व में 16 महाजनपद क्या थे, विराजमान थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने लिखा है ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि से, वैश्य की परीक्षा जल से तथा शूद्र की परीक्षा विष से की जानी चाहिए। ब्राह्मण ने बात लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? बृहद संहिता। हाँ, तो ब्राह्मण ने यह जानकारी बृहद संहिता में बताई है। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? चेर कवि चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? तो सेन गुड्डन लाल चेर को। अगला क्वेश्चन, 1983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किया था? चामुंडा राय। बिल्कुल याद रखेंगे, चामुंडा राय ने गोमतेश्वर की श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति को बनाया था। खैर उल मजलिस के लेखक कौन है? हमीद कलंदर। बहुत अच्छा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटन। बिल्कुल 1878 लॉर्ड लिटन, इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारांगल के काकतीय वंश के शासक कौन थे? मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारांगल के काकतीय शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव तृतीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाला लॉर्ड मिंटो किसके बाद पद पर आया था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कर्जन के बाद अस्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, बंगाल राज्य में। ठीक है। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? बिहार। सासाराम में किस शासक का मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है और ये सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किस में दी गई है? किस धर्म में? याद रखेंगे, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी गई है। टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। बिल्कुल श्रीरंगपट्टनम थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। ठीक है। वैशाली किन प्राचीन राज्य की राजधानी थी? वैशाली। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वात्स्यनीय संहिता। चलिए ठीक है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लेनी ने यह दुख प्रकट किया था। तो किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो याद रखेंगे, प्लेनी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? खरोष्टी लिपि को भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? आपका क्वेश्चन है, बताइए। ईरानियों ने। गोधन को अनादा वंदा सुखदा कहा गया है किस निपात में? गोधन को अनादा वंदा सुखदा कहा गया है किस निपात में? सूत निपात में। चिरांद में लाल व काले मृदभांड, काला का संबंध किस धातु से है? काला का संबंध किस धातु से? चिरांद में लाल और काले मृदभांड होते हैं ना, तो बताइए जो काले रंग का मृदभांड होते हैं इनका संबंध किस धातु से? तांबे से है। बिल्कुल सही जवाब। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? जो धनी किसान होते हैं और जो संपन्न किसान होते हैं इन्हें संगम साहित्य में क्या कहा गया है? बेल्लाम कहा गया है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? देने वाली गाय। बिल्कुल, दूध देने वाली गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुएं तथा बाहर के प्रदेशों जैसे अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाली माल के बाजार को क्या कहा गया है? सराय ए अदल कहा गया है। एक बार क्वेश्चन और सुनिएगा, अंतिम क्वेश्चन है कि खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुएं तथा बाहर के प्रदेशों के अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाली माल के बाजार को सराय ए अदल कहा जाता था। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 200 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर यूजिंग एसबीआई। टेंशन खत्म। सोच थी